नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पहले चरण के रुझान जो संकेत हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं दूसरे चरण को लेकर, असल में बात हम लोग यही करेंगे। लेकिन उस पूरी बात को शुरू करें उससे पहले चरण के संकेत और जो दो चार घटनाएं हैं उस पर बात करेंगे, और वो घटनाएं ये तय करेंगी कि दूसरे चरण में होने क्या जा रहा है। वैसे तो दूसरा चरण मजबूत माना जाता है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन जो दो चार बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बातें अगर सटीक बैठी तो ऐसा ना हो कि जो जिस फेज को मजबूत माना जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए, वो फेज भी कहीं पहले फेज की तरह उल्टा ना पड़ जाए। ये एक बड़ी बात है। अब हम लोग बात पहले उन संकेतों और उन घटनाओं की करते हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि न सिर्फ पहला बल्कि दूसरे में भी गड़बड़ झाला हो सकता है। पहली चीज तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर बड़ी बात हो रही थी, तो 62%, 62.08% वोटिंग हुई है। जो 2017 में जो वोटिंग हुई थी उसके तकरीबन आसपास है। 1% का आप अंतर कह सकते हैं, या मैं कहूं कि 0.09 का आप अंतर कह सकते हैं। तो यह परसेंटेज बताता है कि सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है, यथास्थिति वाला मामला है। और जिन जगहों पर बताया जा रहा है कि वहां वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, और उसमें यह कहा जा रहा है कि खासकर गांवों में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो दरअसल गांवों में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है उसकी मैं आपको एक ताजा तस्वीर सुनाता हूं। और वो तस्वीर गाजियाबाद में मौजूद लोनी विधानसभा की है। लोनी विधानसभा में अपना कुछ परिचय है, तो वहां से हमारे एक मित्र हैं, उनसे बात हुई। और पहले जब भी उनसे बात हो रही थी तो लोनी में कम से कम भाजपा की स्थिति को लेकर वो लोग बहुत पॉजिटिव नहीं थे। उनको लग रहा था कि नहीं, क्या है, बड़ा मुश्किल है। 10 तारीख को वहां वोटिंग हुई, 11 को मेरी बातचीत हुई। उस बातचीत में वो खुद चौंके हुए थे, और चौंके इस बात को लेकर थे कि वो ये मान रहे थे कि नहीं, यहां पर भाजपा की स्थिति खराब होती है, हो सकती है, होती नहीं हो सकती है। और मैंने भी शिकायती लहजे में कहा कि आप लोग तोड़ देने निकले नहीं, और देखिए क्या हो गया, क्या हो सकता है। तो उन्होंने बड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे। उन्होंने कहा कि आप यहां की लोनी के जो शहरी आबादी है उसका आप छोड़िए, वो लोग तो जो गए वो गए। अरे गांव में लोगों ने भर भर के वोट दिए, और गांव में तो एक तरह से समझिए कि हुजूम निकल पड़ा। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो ये कहा जा रहा है कि गांव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, और इसे इस बात से जोड़कर देखा जा रहा है कि वो वोटिंग परसेंटेज जो है वो गठबंधन के पक्ष में गया, तो असल में ये बात ऐसा ना हो कि गलत साबित हो जाए। क्योंकि लोनी की जो घटना है मैं वो आपको बता रहा हूं। लोनी में ग्रामीणों ने नाराजगी थी, लेकिन नाराजगी के बाद भी उनको बाबा चाहिए। बाबा आप समझ रहे हैं, हम लोग महाराज जी की बात कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति हर जगह नहीं हुई होगी? और जो मेरी बातचीत है, जो मैं समझ पाया हूं, उसमें ये संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं कि असल में ये जो गांव में लोग निकले हैं वो निकले हैं बाबा के लिए। ये चीजें समझ में आ रही हैं। और दूसरी चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है, और जो रुझान ये बता रहा है कि जब हम बात आधी आबादी की करते हैं तो उस आधी आबादी में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुस्लिम महिलाएं, जिनको लेकर कम से कम गठबंधन के लोग और सेकुलर लोग ये मान रहे थे कि ये लोग सिर्फ गठबंधन पे जाएंगे, तो कहीं 3 तलाक का मुद्दा, कानून व्यवस्था का मुद्दा, सुरक्षा का मुद्दा भी उनके मत व्यवहार को तो प्रभावित नहीं कर रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हिजाब का विवाद सुदूर कर्नाटक में था, उसका उत्तर प्रदेश की सियासत से कोई लेना देना नहीं था। विवाद दिसंबर में शुरू हुआ, अचानक उसकी एंट्री उत्तर प्रदेश में हो जाती है, और
हिजाब को एक मुद्दा बनाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह असल में उस डर से उपजा है, सेकुलर खेमे के, जिस डर ने उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आधी आबादी में जो आधा हिस्सा उनका है, कहीं वो लोग भी तो सुरक्षा के नाम पर, 3 तलाक वाले मसले के नाम पर ये भाजपा के पक्ष में तो नहीं जा रहे हैं। मुझे लगता है इस डर ने भी इस मसले को उत्तर प्रदेश में खूब उछाला है, क्योंकि यह मसला जितना उछलेगा, वो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इससे पोलराइजेशन होगा, तो उछाल कौन रहा है? उछाल जो लोग इसे उछाल रहे हैं वो लोग इस बात से डरे हुए हैं। और दूसरा, जब आप इसे उछालेंगे तो जाहिर तौर पर चीजें भाजपा के पक्ष में जाएंगी, क्योंकि जो दूसरा चरण है, जिस दूसरे चरण में 14 तारीख को उत्तर प्रदेश जाएगा और वहां चुनाव होगा, उस चुनाव में यह मसला बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा। और ये फैक्टर इसलिए इसको बहुत बड़ा मसला मुझे लगता है बनाया जा रहा है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लगता है, जो लोग इसे उठा रहे हैं, कि ये गठबंधन के पक्ष में जाएगा, क्योंकि उन्हें डर है इस बात का कि ये जो सुरक्षा है, 3 तलाक है, कहीं इस मसले पर महिलाएं भाजपा के पक्ष में न चली जाएं। ये जो डर है, इस डर से, ये मेरा अपना मानना है कि इस डर से इस मसले को ज्यादा उछाला जा रहा है, ताकि इसे रिलीजियस आइडेंटिटी से जोड़कर उन्हें एक खेमे में बांधा जा सके। और यह खेमेबंदी जाहिर तौर पर गठबंधन के लिए मुफीद होगी, क्योंकि ये जो मुरादाबाद मंडल है, ये माना जाता है कि ये समाजवादी पार्टी का एक तरह से गढ़ है। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं कि अगर ये गढ़ है और इन चीजों को उछाला जा रहा है, जो ये हिजाब विवाद है, तो इससे पोलराइजेशन की बड़ी संभावना है। और अगर पोलराइजेशन हो गया तो मुरादाबाद मंडल में जो तमाम सीटें आती हैं, वो चाहे मुरादाबाद की हो, चाहे फिर वो बिजनौर की हो, चाहे वो अमरोहा की हो, चाहे सहारनपुर की हो, इन तमाम जिलों में जो सीटें आती हैं, वो उन सीटों पर उलटफेर हो सकता है पोलराइजेशन के कारण। फिर आप रोहेलखंड में चले जाइए। रोहेलखंड तो पारंपरिक रूप से भाजपा का गढ़ रहा है, और यहां पर आप देखेंगे तो एक लाइन से बीजेपी। रोहेलखंड के रीजन में जब आप आते हैं तो बरेली हो गया, शाहजहांपुर हो गया, बदायूं हो गया, ये इलाके आते हैं, और यहां की सीटें आती हैं। कुल मिला के 55 सीटों पर चुनाव होने हैं। जिन 55 सीटों में अगर हम बात करें तो 55 में 35 भाजपा के खाते में रही, बाकी जो है वो कुछ समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, बाकी 1-8 सीटें बसपा को मिली और कुछ कांग्रेस को आप कह सकते हैं। तो ये स्थिति यहां की है। लेकिन अगर ये मामला हिजाब का उठता है, जिसे मामला मतलब बनाया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर कर सकता है गठबंधन को। ये तो एक बात हुई। दूसरा, जो पहले चरण के रुझान हैं वो ये बताते हैं कि जो अति और अत्यंत पिछड़ी बिरादरियां रही वो नहीं टूटी, और एक लाभार्थी वर्ग जो भाजपा ने खड़ा किया, वो ये जो भाजपा है उसके साथ ये लोग जाते नजर आए। इस तरह के संकेत हैं, इस तरह के रुझान हैं। अब अगर वो लोग नहीं टूटे, सवर्ण का वोट उधर गया, मतलब भाजपा के साथ, और एक लाभार्थी वर्ग है जो नहीं टूटा, और एक लार्जर पैमाने पर जो अति पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा है वो नहीं टूटा, और तीसरी बात कि जो ये गन्ना बेल्ट जिसे आप कहते हैं, आप जिसे कहिए जो भारतीय किसान यूनियन और रालोद का जो गढ़ है, वहां उस गढ़ में भी जब इनका अपने जाट वोट पर प्रभाव नहीं रहा और वो वहां टूटे, और फिर मथुरा, आगरा, अलीगढ़, यहां तो माना ही जा रहा है कि बड़े प्रतिशत में टूटे। तो जब यहां वो टूटे तो ये जो इलाका है, जिसे आप बिजनौर हो गया, अमरोहा हो गया, ये जो इलाका है, यहां पर तो उस न किसान आंदोलन का प्रभाव है, वो अगर 1/4 मुजफ्फरनगर में था तो यहां तो वो भी नहीं है।
और ना इतनी सिंपैथी है कम से कम जयंत चौधरी को लेकर। ऐसी स्थिति में यहां पर तो हालात बड़े बिगड़ जाएंगे, क्योंकि ये जो इलाका है ये इलाका यहां हार्ड कोर मैं कहूं तो अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी बिरादरियां हैं। दलित यहां बहुत बड़ी उन लोगों की आबादी है। और बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं जो मुझे लगता है कि यहां बहुत प्रभाव डाल सकता है, वो ये कि इन्होंने गठबंधन बनाया तो गठबंधन में जो जे फैक्टर है वो हमने बताया कि जब पहले चरण में नगण्य हो गया, नहीं ज्यादा उसके असर पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरे चरण में तो असर का मतलब ही नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जिन बिरादरियों को लेकर ये आप कहिए आगे बढ़ी समाजवादी पार्टी, उसमें एक महान दल भी है, महान दल को जोड़ा गया तो ये मौर्य और शाक्य जो यहां बड़ा बदायूं इलाके में है, बरेली में बड़ी आबादी है इन लोगों की, और फिर आप आइएगा शाहजहांपुर में भी अच्छी खासी आबादी है। मतलब ये जो बेल्ट है इस बेल्ट में इनकी अच्छी खासी आबादी है, तो महान दल का यहां प्रभाव है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महान दल का प्रभाव 2012 की तुलना में 2017 में नगण्य रहा। उसकी वजह यह रही कि ये जो मौर्य शाक्य सैनी कुशवाहा ये जो बिरादरियां हैं ये 2017 में एक तरफा भाजपा की तरफ चली गई, या मैं ये कहूं कि जो अति पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी बिरादरियां रहीं वो एक तरफा उन्होंने भाजपा को चुना। और अभी जितने भी विश्लेषण हैं, जितने भी सेफोलॉजिस्ट हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इनमें टूटन नहीं आई है। जब इनमें टूटन नहीं आई है तो ये इस चरण में बड़े डिसेसिव रोल में होंगे। तब आप ये मान सकते हैं कि गठबंधन के लिए बहुत बेहतर हालात नहीं हैं अगर मुरादाबाद मंडल की दर्जन भर सीटों को छोड़ दिया जाए तो। चूंकि दर्जन भर सीटें ही नहीं है, 55 सीटें हैं, तो हम उन दर्जन भर सीटों को अलग कर लेते हैं। एक बात ये हुई तो, और दूसरा, ये जो भाजपा से टूट कर गए, वो चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे धर्मपाल सैनी हो, इनका भी प्रभाव लोग नहीं देख रहे हैं इन बिरादरियों के ऊपर ये। और तीसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है वो एक तो चंद्रशेखर रावण का समाजवादी पार्टी पर हमला। अब जिस एरिया में चुनाव होने जा रहा है, सहारनपुर वाला इलाका, ये गढ़ माना जाता है, बिजनौर ये गढ़ माना जाता है बहन जी का भी, और ये प्रभाव क्षेत्र माना जाता है चंद्रशेखर रावण का भी। और जिस तरह से चंद्रशेखर रावण सीधे सीधे हमलावर हैं अखिलेश यादव के ऊपर, उससे एकदम स्पष्ट नजर आता है कि यहां का जो वंचित तबका है, जो वो जो जिसके अगुआ चंद्रशेखर रावण है, वो तो कम से कम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जा रहा है, एक बात। दूसरी बात, वो जिस दलित युवती की घटना हुई उन्नाव में, जो जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता के घर उसका शव पाया गया, और फिर जिस तरीके से उसने फरियाद लगाई थी समाजवादी पार्टी के मुखिया से, और उसकी फरियाद अनसुनी कर दी गई, और बाद में अब वो कह रहे हैं कि नहीं, वो तो जिसके बारे में कहा जा रहा है वो तो अब समाजवादी पार्टी में है ही नहीं। वैसे ही जैसे कानपुर में जब प्रधानमंत्री की रैली के समय कुछ समाजवादी कार्यकर्ताओं ने एक घटना की और उस घटना का परिणाम मतलब बड़ा अराजक हो सकता था, लेकिन वो संभाला गया, पुलिस ने संभाला, तो वहां भी इन्होंने कहा था कि नहीं हमारा इनसे कोई संबंध नहीं है। तो ये जो बातें हैं, ये बातें एक तो कानून व्यवस्था के लिहाज से और समाजवादी पार्टी की जो छवि है उस लिहाज से कमजोर करती हैं इनकी संभावनाओं को, और दूसरा चंद्रशेखर रावण का हमला और ये उन्नाव की घटना, ये दोनों बातें, फिर जो ये समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकरवादी जुड़े, और जब चंद्रशेखर रावण ये सवाल करते हैं कि जब वो अंबेडकरवादियों को जोड़ने की बात करते हैं तो मतलब वो अंबेडकरवादी नहीं है। ये हमला जो है ये दूसरे चरण की उनकी जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं पर बड़ी चोट करता है। ऐसी स्थिति में ये मेरा मानना है कि दूसरे चरण में अगर हम दर्जन भर सीटों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा संभावना नहीं दिखाई देती, और उस पर ये जो नया विवाद खड़ा हुआ है, ये विवाद
समाजवादी पार्टी की संभावनाओं को, गठबंधन की संभावनाओं को और डेंट लगाता नजर आता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।